आज की इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि इसका चार्ट क्या कह रहा है, किस तरीके से प्राइस आगे मूव कर सकता है, क्या चीजें हम इसके चार्ट से सीख सकते हैं। फंडामेंटल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक्सिस बैंक के, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। एंड ये जो हमारी सीरीज चल रही है निफ्टी 50 स्टॉक एनालिसिस की, उसमें हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स को अल्फाबेटिकली रिव्यू कर रहे हैं, फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकली। सो ये सीरीज भी आप जरूर से चेक कर सकते हो। एंड जैसा कि मैंने एक्सिस बैंक की फंडामेंटल वाली वीडियो में कहा था कि इसके फंडामेंटल्स एक तरफ और टेक्निकल चार्ट एक तरफ, दोनों अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। तो इसलिए देखते हैं कि वो क्या मतलब था उसका, क्या तरीके से हम पता लगा सकते हैं। सो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे बात करते हैं। तो अभी आ गए हम चार्ट के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमने वीकली चार्ट ओपन करा है। सबसे पहले मैं बड़ा चार्ट देखता हूँ, वीकली और मंथ। और ये हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे मैं दिख रहा है कि एक अप ट्रेंड में स्टॉक। अब यहाँ पे हम इस चार्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, बिकॉज मेरा मतलब आपको समझाना यह है कि आप बहुत ही आसानी से चार्ट देख सकते हो, कोई रॉकेट साइंस इतनी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चार्ट को हम क्लियर कैसे करेंगे, कुछ थोड़ी सी ड्राइंग्स कर। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप शुरू में ड्राइंग्स थोड़ी कर सकते हो चार्ट के ऊपर, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले। अब मैं सिंपल सी ड्राइंग्स करूंगा यहाँ पे कुछ। सबसे पहले तो एक यहाँ पे हम ये वाला रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, एक ये रेक्टेंगल बन गया, एक हम ये रेक्टेंगल बनाते हैं। थोड़ी सी जो कि मैंने रेंज टेक्निक आपको समझा भी रखी है कि रेंज टेक्निक किस तरीके से हम जो है यूज करते हैं। एक ये रेक्टेंगल बन गया और एक ये करंट रेक्टेंगल जो है अभी चल रहा है, ये बन गया। ठीक है, अब ये मैंने 3 रेक्टेंगल्स बनाए हैं एंड इससे आप देखोगे चार्ट कितना काफी हद तक क्लियर हो गया। अब क्लियर क्या हुआ है, तो क्लियर कहने का मतलब कि एक यहाँ से ये चार्ट आई थी इसमें 2009 में, जो कि 58 रुपीज से ऊपर 250-300 रुपए का स्टॉक हो गया। उसके बाद एक कंसोलिडेशन में चला गया। ठीक है, अब मैं इतना बड़ा चार्ट इसलिए देखता हूं सो दैट मेरे को हिस्ट्री पता लगे चार्ट की, स्टॉक की। ठीक है, मैं अगर टेक्निकल चार्ट देख रहा हूं तो मेरे को पता ही नहीं कि वो कंपनी फंडामेंटली क्या करती है। मैं चार्ट से ही ये पता करना चाहता हूं कि हाँ वो कंपनी क्या है एक्चुअल में, वो किस तरीके से मूव कर रही है। तो इसलिए मेरे को पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। फंडामेंटल जब आप देखते हो, आप 10 साल की सेल देखते हो, 10 साल का प्रॉफिट देखते हो, मैनेजमेंट स्टडी करते हो। तो इसी तरीके से जब चार्ट आपके हाथ में, तो आपको उसको भी पिछले 10, 15, 20 साल का देखना चाहिए। आप इतना सा चार्ट का हिस्सा देखकर, जैसे अगर हम इसको यहाँ पे करते हैं, तो इतना सा चार्ट देखकर आप कंपनी के बारे में नहीं पता लगा सकते हो, आपको पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो हिस्ट्री हमें ये बता रही है कि ये स्टॉक यहाँ से चला, उसके बाद कंसोलिडेशन इसने करी। कंसोलिडेशन जो थी ये 2010 में शुरू हुई, 2014 तक चली। उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर गया स्टॉक, फिर कंसोलिडेशन करी, उसके बाद फिर ब्रेकआउट आया एंड देन ये वापस फिर आ गया एंड ये पूरी रेंज में आ गया। तो ये तो हमें एक कैरेक्टर पता लग गया स्टॉक का। अब बात आती है कि करंटली हमें क्या करना है। अब मैं इसको ना रिलेट करूंगा फंडामेंटल वाली वीडियो के साथ। हमने फंडामेंटल्स देखे थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर से देखेगा, बिकॉज तभी आप यहाँ पे जो इसको रिलेट कर पाओगे। हमने फंडामेंटल्स में ये देखा था कि हाँ कंपनी कोई बहुत बुरा नहीं कर रही है। मतलब हाँ, अगर हम इसको पीयर्स के साथ कंपेयर करें, HDFC बैंक के साथ करें, ICICI बैंक के साथ करें, तो वहां पे मैं दिख रहा था कि यस उनकी बाकी रेशियोज काफी अच्छी हैं, चाहे वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो, चाहे उनका जो है एडवांसेस हो, चाहे उनका NP हो, वो सारे काफी अच्छे थे एक्सिस बैंक से। बट स्टिल एक्सिस बैंक एज अ लाइक बैंक कोई बुरा नहीं कर रहा था। बट जब मैं चार्ट पे आ रहा हूं तो चार्ट में मेरे को ये दिख रहा है कि भाई इसके चार्ट में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। मतलब ये अगर हम देखें 2019 से लेकर अभी तक साइडवेज है। 2019 में इसका जो हाई था वो 817-18 के आसपास था और आज हम आ चुके हैं 2022 में सितंबर में, और ये मैं बात कर रहा हूं मई की। तो मतलब ऑलमोस्ट 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं एंड यहाँ पे ये प्राइस अभी भी उधर ही है। तो अब मेरे को इतनी सिंपल सी बात बताओ कि फंडामेंटल जितने मर्जी अच्छे हो बट स्टिल अगर इसका प्राइस यहीं पे हो तो मेरे को क्या फायदा। मतलब मेरे को एक्सिस बैंक का मैनेजर डायरेक्टर आकर ये तो नहीं कहेगा हाँ भाई आपने हमारे शेयर ले रखे हैं, हम आपको सैलरी दे रहे हैं, आप हमसे मतलब हमारी कंपनी ले लो, नहीं ना कहने वाले हो। आपको तो फायदा तभी होने वाला है जब ये 800 रुपए का जो रेट है ये 1500 जाएगा, 1600 जाएगा, आपको बेनिफिट तब है। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट अगर ये मूव ही नहीं कर रहा है तो फंडामेंटल जितने मर्जी सुधरते रहे, मेरे लिए स्टॉक कचरा स्टॉक। अब जब मेरे को इतना पता लग गया कि ये रेंज में है तो मेरे लिए कोई इसमें ट्रेड इनिशिएट होता ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट इनिशिएट नहीं होती, कुछ नहीं होता। मैं इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से बाहर रखूंगा। मतलब कहने का कि इसमें रोज रोज नहीं देखूंगा, जब ब्रेकआउट आएगा जिस दिन उस दिन देखेंगे। उस दिन मैं फंडामेंटल्स को तो ध्यान भी नहीं दूंगा कि फंडामेंटल्स में क्या हो रहा है। जिस दिन यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आ गया, ये ऊपर ये रेट है 825-30 रुपए का, 830 रुपए से ऊपर जाकर इसने वीकली कैंडल क्लोज कर दी, मंथली क्लोजिंग उसके ऊपर आ गई, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते सस्टेन हो गया उसके ऊपर, तो भाई मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। मैं नहीं देखूंगा कि कार रेशो में क्या हो रहा है, स्कासा रेशो में क्या हो रहा है, ठीक है, और जो 50 रेशोज होती है उसमें क्या हो रहा है। मेरा प्राइस मेरे को बता रहा है कि हाँ अभी मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ। समझ लो यहाँ पे इसके पास यहाँ पे भी मौका था, यहाँ पे भी मौका था, यहाँ पे भी मौका था, इसने ब्रेकआउट क्यों नहीं किया। कोई रीजन रहा होगा, रीजन कैन बी फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल रीजन हो सकता है कि हाँ इसकी रेशोज अच्छी नहीं है, इसकी भी ग्रोथ अच्छी नहीं है, इसलिए ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। बट मेरे को उससे क्या लेना देना, मेरे को सामने दिख रहा है ना कि इसमें ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। अब बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि यार जब ये रेंज की नीचे साइड पे आएगा, मतलब 620, 30, 640 पे आएगा तो क्या तब ले सकते हैं हम। तो वो देखो वो आपका हर किसी का अपना पर्सनल व्यू है। अगर आपको ऐसी रेंज में फंसना है जो कि 2-3 साल वाली रेंज है, पता ही नहीं है कि कब ब्रेकआउट आएगा कब नहीं आएगा, समझ लो यहाँ से स्टॉक वापस आ जाता है। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्टॉक यहाँ पे आ जाता है नीचे 630 पे आ जाता है, उसके बाद क्या गारंटी है कि फिर वहीं से यहाँ पे जाकर ऊपर ब्रेकआउट कर देगा, कोई गारंटी नहीं है ना। हो सकता है यहाँ पे साइडवेज करता रहे, 2 साल और साइडवेज हो जाए, तो आपको क्या फायदा होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके पीयर्स को देखते हैं। जैसे हमने बात कर ली, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर हम बैंकिंग में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो हम कुछ पीयर स्टॉक्स को देख लेते हैं कि क्या वो भी यही कर रहे हैं या वो ऊपर जा रहे हैं। अगर उनमें से कोई ऊपर जा रहा है ना तो मैं उसको ले लूंगा, मैं उसकी रेशो नहीं देखूंगा, उसकी रेशो चाहे खराब हो इससे, मैं वहां पे थोड़ा सा रिस्क लूंगा बिकॉज उसका चार्ट बोल रहा है। तो यहाँ पे चल लेते हैं। देखो मेरे लिए इस चार्ट में यही एनालिसिस है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक
कोई एंट्री इनिशिएट नहीं होगी। इसको तोड़कर अगर नीचे आ गया तो फिर तो भाई इन्वेस्टमेंट का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए तो लूंगा नहीं कि सस्ता हो गया, 800 रुपए का एक्सिस बैंक को 300 में मिल रहा है, उस कारण से मैं नहीं लूंगा। जब तक चार्ट में नहीं आएगा कुछ तब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा इसमें, ठीक है। अभी हम चलते हैं एक बार HDFC बैंक का देख लेते हैं पहले, बिकॉज वो टॉप बैंक है तो उसको देख लेते हैं। हालांकि अभी जो वो HDFC बैंक और HDFC मर्ज हो चुके हैं तो इसलिए उसमें थोड़ा सा उसका भी सीन रहेगा। इसको भी हम सेम वैसे देखेंगे, इसको भी बड़ी पिक्चर करके वीकली चार्ट करके देखेंगे कि वीकली चार्ट इसका क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसका भी वीकली चार्ट एक बार कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने वीकली चार्ट ओपन कर लिया है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो कुछ थोड़ा सा इसमें जो है हम कोई ऐसी रेंज नहीं बना सकते हैं, इसमें आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। बट स्टिल यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगाएं तो ये इसकी जो पुरानी रेजिस्टेंस थी, जो यहाँ पे एक बार इसको रेजिस्टेंस मिली थी यहाँ पे, और उसी के आसपास इसने यहाँ पे सपोर्ट ली थी। तो इसका चार्ट अगर हम देखेंगे तो एज कंपेयर टू एक्सिस बैंक थोड़ा सा बढ़िया है, मतलब कहने का मतलब मोमेंटम था इसमें। फिलहाल के लिए कोई मोमेंटम नहीं है, फिलहाल तो ये भी रेंज में ही है, ठीक है। फिलहाल इसमें भी कोई हमारी एंट्री इनिशिएट होगी। अगर यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना दूं कुछ इस तरीके से तो ये रेंज में घुस चुका है। जब तक ये रेंज के ऊपर वाले हिस्से को नहीं तोड़ेगा जो कि है इसका 1620 के आसपास, तब तक कोई इनिशिएट नहीं करूंगा मैं इसमें इन्वेस्टमेंट। अब बहुत सारे ये लोग ये सोच सकते हैं यार ऊपर देखो 1720 का हाई था, नीचे हमारे 1200 में मिल रहा है, 1300 में मिल रहा है, 500 रुपए नीचे मिल रहा है HDFC बैंक जैसा स्टॉक, तो क्या नहीं लेना चाहिए? तो वही मैंने जैसे बताया वो हर किसी का पर्सनल व्यू है, बट मैं तो तभी इन्वेस्टमेंट करूंगा लंबे टाइम की जब मेरे को यहाँ पे मोमेंटम दिखेगा। अगर मेरे पास पड़ा है होल्ड, मैंने नीचे से लिया हुआ है, समझ लो यहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था, तो मैं उसको होल्ड रखूंगा, उसमें से मैं नहीं निकलूंगा। बट जब यहाँ पे मैं नई एंट्री करना चाहता हूँ किसी स्टॉक में, कोई मैं थोड़ा व्यू देख रहा हूँ, तो तब तो तभी करूंगा ना जब उसमें कुछ मूवमेंट दिखेगी। उसके अलावा हम ICICI बैंक का देख लेते हैं। तो यहाँ पे ICICI बैंक का अगर हम देखेंगे तो ICICI बैंक, अब देखो आपको दिख रहा है टॉप जो मतलब जिसमें मोमेंटम है वो चल रहा है अलग तरीके से। हमने अब देखो यहाँ पे बात आ गई, हमने फंडामेंटल्स में क्या चीज नोटिस करी थी कि ICICI बैंक जो काफी आउट परफॉर्म कर रहा है HDFC बैंक को भी और एक्सिस बैंक को तो वो कर ही रहा है। तो यहाँ पे आप देखो प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है। आप देखो एक्सिस बैंक का हमने चार्ट देखा साइडवेज था, HDFC बैंक का देखा साइडवेज, मतलब प्रीवियस जो इन्होंने हाई बनाए हुए हैं उससे ऊपर नहीं था। ICICI बैंक देखो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अभी थोड़ा सा पिछले 1-2 हफ्ते में करेक्ट हुआ है, बट ऊपर आप देखो पूरे टॉप पे चल रहा है। अब ये आपको देखकर लग रहा है कि हाँ भाई इसमें कोई मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, बिल्कुल कर सकते थे। ये इसकी भी एक रेंज बनी हुई थी ना, मतलब आप देखोगे इसने भी एक ये रेंज बना रखी थी, कुछ ऐसे छोटी सी रेंज थी, मतलब ये इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे कर देखेंगे अगर, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक रेंज मिल जाएगी इसकी। ये आप देखोगे यहाँ पे ये रेंज थी इसकी, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे साइड कर दें और ऊपर आप यहीं पे रहने दे सकते हो, यहाँ इसके आसपास कर सकते हो। ये एक रेंज थी, जिस दिन इससे ब्रेकआउट आया उस दिन बाय कर लिया हमने, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर नीचे से ले रखा था तो इस तरीके से हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि आप उस स्टॉक में रहो जिसमें मोमेंटम है। जो स्टॉक खड़ा ही हुआ है पिछले कुछ साल से, उसमें रहने का क्या फायदा? जिस दिन मोमेंटम आएगा उस दिन उसमें एंट्री करो, ठीक है। तो अब ये हमने चार्ट देखा बैंकिंग सेक्टर का, ये भी बैंकिंग का ही है, वो भी बैंकिंग के थे, बट यहाँ पे हमें क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। अब हो सकता है अभी ICICI बैंक के फंडामेंटल जो वो HDFC से खराब हो या और किसी बैंक से भी खराब हो, बट अगर ये प्राइस मूव करना शुरू कर दिया है ऊपर की साइड, तो दैट मींस आने वाले टाइम में उसके फंडामेंटल सुधर जाएंगे। इसी तरीके से हम कोटक का लगाकर देखते हैं एक बार। कोटक का हमने फंडामेंटल में तो नहीं देखा था, बट इसको हम टेक्निकल में देख लेते हैं। अब देखो कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट क्यों नहीं है ऑल टाइम हाई पे, क्यों ये रेंज में फंसा हुआ है? ये भी आप देखोगे रेंज में फंसा हुआ है। एक इसको अगर हम इस तरीके से कुछ रेंज लगा दें तो फंसा हुआ है रेंज में, फंसा रहने दो, जब तक फंसा है तो हम क्या करें? कोई कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब कोई इनिशिएट नहीं करनी एंट्री, जिस दिन यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाके सस्टेन करेगा उस दिन ले लो। इसी तरीके से हम एक बार SBI का देख लेते हैं। सिंपल सा काम है, बस इतना ही देखने चार्ट में, बट व्यू मैं आपको कह रहा हूँ व्यू बड़ा रख के देखना, ठीक है। चार्ट को बड़ा देखो, मैं चार्ट देखता हूँ जब भी मैं पीछे को कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को कब से डाटा दिख रहा है, ये अभी लोड नहीं हुआ एक्चुअली। अब देखोगे जब मैं इतना बड़ा डाटा देख रहा हूँ ना तो मेरे को कुछ दिख रहा है। अब इसमें एक्चुअली स्टेट बैंक के चार्ट में बहुत कुछ है सीखने वाला, वो आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने लकीली खोल लिया चार्ट। अब देखो यहाँ पे मैं एक रेंज बनाता हूँ जिसको देखकर आपका भी थोड़ा सा दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी ऊपर को करेंगे तो देखो अब ये रेंज है स्टेट बैंक की, ये शुरू हुई थी 2010 में और यहाँ पे आप देखोगे 2019-20 तक भी कहीं पे नहीं गया। अब जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी थी स्टेट बैंक में, क्या मिल गया उसको? कुछ नहीं मिला। बट जिसने यहाँ पे करी थी ना ब्रेकआउट के बाद, उसको मिला। उसको क्या मिला? उसको मिला ये 360 का स्टॉक ऊपर 65% ऊपर हो गया, दैट इज 550-600 रुपए हो गया स्टॉक। कितने टाइम में? सिर्फ 1.5 से 2 साल में। और यहाँ पे 10 साल लेकर रखा था तब भी कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए रेंज ब्रेकआउट होने दो, मोमेंटम आने दो स्टॉक में, फिर लो। अब आप देखोगे स्टेट बैंक का चार्ट भी आप देखोगे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? तेरे पास भी, तू भी बैंकिंग सेक्टर का ही है, ये तूने भी रेंज बना रखी थी, ये एक रेंज बना रखी थी तूने भी। तू ब्रेकआउट करके क्यों ऊपर जा रहा है? तेरे भाई बंधु तो नहीं जा रहे, एक्सिस बैंक नहीं जा रहा, कोटक महिंद्रा बैंक नहीं जा रहा, HDFC बैंक नहीं जा रहा, ये तुम दोनों क्यों जा रहे हो? मतलब SBI बैंक और जो हमारा ICICI बैंक है वो दोनों क्यों जा रहे हैं? देयर इज अ रीजन। आपको फंडामेंटल में वो रीजन अभी नहीं दिखेगा, आपको चार्ट में दिखेगा। सो ये मैंने आपको छोटी मोटी सारी बात बता दी है। आई होप आप सारी चीजें समझ गए हो। इस तरीके से आप सेक्टर को समझ सकते हो, इस तरीके से आप सेक्टर में स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो। बाकी आप देखोगे हम एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं बिकॉज ये वीडियो एक्सिस बैंक पे है। अब करंटली छोटे टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो देखो छोटे टाइम फ्रेम में वही जैसे मैंने बताया, फिलहाल तो बड़े टाइम फ्रेम की हमने बात कर ली है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको कैसे देखना होता है? छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि ये एक चाल आई है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर रहा है। यहाँ पे कुछ आप टूल्स लगाकर देख सकते हो, जैसे आप एक ट्रेंड लाइन लगाकर देखोगे तो अभी फिलहाल जो है ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के आसपास ही है, मतलब यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है। हालांकि बहुत स्टीप ट्रेंड लाइन है, तो इतनी स्टीप ट्रेंड लाइन कई बार ब्रेक हो भी जाती है और थोड़ा यहाँ पे साइडवेज हो सकता है ये, ठीक है। एक बार हम इसको आवरली चार्ट पे देखते हैं। आवरली चार्ट पे हम जो है ना EMS लगा लेते हैं। वहां पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे करंटली जो है ये 200 की मूविंग एवरेज के आसपास है। 200 की मूविंग एवरेज जैसे मैंने आपको बता रखा है आवरली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी खासी सपोर्ट होती है। उसके नीचे अगर जाकर ट्रेड करेगा तो दैट मींस थोड़ा सा ये वीक हो जाएगा। फिलहाल के लिए कोई इतनी दिक्कत नहीं है।
नहीं है, फिलहाल के लिए स्पॉट के आसपास ही है। ट्रेंड लाइन की भी स्पॉट हमने देख ली है, जैसे यहाँ पे हमने लगाकर देखी है, तो आप देखोगे उसी के आसपास है। तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा स्टेबल हो जाए ये जो ऊपर से फॉल आ रहा है, बट जो असली मोमेंटम आएगा वो तभी आएगा जिस दिन इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो ब्रेक होगा नहीं, होने को हो सकता है हफ्ते बाद ही हो जाए या 1 महीने बाद ही ब्रेकआउट हो जाए। तो मैं तब लेना प्रेफर करूंगा, ना कि अभी। ठीक है, ये बात मैं कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, जब मैं थोड़ा व्यू रख रहा हूँ। अगर देखो आपको इतना यकीन है खुद पे कि हाँ भाई ये तो नीचे आएगा तो बाद में हमेशा ऊपर ही जाएगा, तो फिर आप अपना देख सकते हो। बट मेरे को इतना यकीन नहीं है किसी भी स्टॉक पे। यहाँ वो अगर 600 रुपए पे आ गया तो 300 नहीं आ सकता। अगर कोई स्टॉक ऊपर से 850 से 600 आ गया तो वो 300 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है। मैं क्यों रिस्क लूं? ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है इस वीडियो में। बाकी हमने कोई इंडिकेटर नहीं देखा, सिर्फ प्राइस पे बात करी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे बात करी है, इसके अलावा कोई चीज पे बात नहीं करी है। और टेक्निकल चार्ट्स में आपको यही मेजर चीजें देखनी होती हैं कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अभी प्राइस क्या बिहेव कर रहा है? साइडवेज खड़ा है, तो क्यों पंगा लेना हमने को? ठीक है, जिस दिन मोमेंटम में आएगा उस दिन एंटर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे पहली बार आए थे सब्सक्राइब करिए, बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करिए, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। कोई आपका डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। छोटी रील्स देखना चाहते हो इन्फॉर्मेशनल फाइनेंस से रिलेटेड तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।